पीडीएफ दे दे, है जोड़ दे भाई इनको, उसी ग्रुप में जोड़ दे, तेरे वाले में अलग ग्रुप बना दे। सबके पास थोड़ी व्हाट्सएप नंबर, जिसके पास नहीं है तो वैसे ये प्रिंट वैसे लिया किताब, तो किताब बाजार में मिलती है ना, 400 रुपए खर्च कर दो, 11वीं दोनों की फिजिकल में। जब लाख रुपए और खर्च किए तो 400 रुपए और करो। नहीं, किस किस के पास किताब का जुगाड़ नहीं है? तो 11th वालों तुम सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ बटेगा नहीं तुम्हें, वही बात, मुंह उठा के रोज आ जाते हो। जुगाड़ करो भाई, लेके आओ किताब, बोल दिया। तुम्हारे पास जिसके पास भी फोन है एक ग्रुप बना लेना, ठीक है? और नंबर का मिसयूज मत करना, चोरा चोरी एक दूसरे को सेट करने में लगेंगे। मैं इसलिए ग्रुप नहीं बनवाता हूं, वो चैटिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। अरे माइक तो ला, अरे ऐड तो कर ले, ऊपर से नंबर तो ले लेते। समझा नहीं तो फिर इतनी अकल है इनमें। 11वीं से जब 12वीं में कन्वर्ट हो रहे तब सब जगह सेटिंग्स होती, तो पढ़ाई का लोड आता है। बना हुआ है, अच्छा ठीक है, अब कोई रिस्क नहीं वो वाली, मतलब उस दौर से सब बाहर निकल गए हम, फिर सेलेक्ट हो। चाहिएगा माइक तो यार, बिना माइक के समझ दू, माइक तो चाहिए, कोई इलाज नहीं इसका। सुनिए, हाँ तो क्यों, हाँ बोलते बुक 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 मेरी बात सुनो, वैसे ले आओ, तुम्हें डिस्काउंट करवा देता हूँ। कितने रुपए की दी दे, अगली साल की भी चाहिए कि नहीं? नहीं 500 समथिंग होगी। अच्छा नया एडिशन वाला मैं कल लेके 500 समथिंग दी। कितने रुपए लेता है? अरे तुम पहले है ना एक बार इसकी मोल की करवा लो, मोल की फोटोकॉपी करवा लो, या तू मेरे को दे पीडीएफ यार, मैं निकाल देता हूँ। ये गरीब हो गई ज्यादा, ये सर देखो कर, हाँ सर ये ठीक है, पीडीएफ है ना, हाँ मैं निकलवा के देता हूँ। कमीनों नालायकों, आराम खोरो, सबकी फीस में 20-20 रुपए जोड़ दूंगा। लकड़ी का है, कितना ध्यान रखता है प्रदीप, इसकी पत्नी भाग्यशाली होगी, सब संभाल के रखेगा। है? कौन? ओ, एक महिला का भाग्य फूट गया। जो ऐसे कहते हैं ना, मैं मीठा नहीं खाता, है ना, सबसे पहले डायबिटीज उन्हीं को होती है ना, सबसे पहले मुंह मारते वही दिखेंगे आपको, कॉलेज में देख लेना आप, है क्या प्रदीप? चलो, तो आपको मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, यस सर की नो सर, और मैंने आपको बोला कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है समझने के लिए लिखिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। एलएमए बोलते हैं शॉर्ट में इसको, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे, डी साइलेंट है, गुल्डबर्ग नहीं है, गुलबर्ग एंड वागे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ क्या कहता है, सुनिए, ये लॉ कहता क्या है, ये ऐसे कहता है कि कोई एक रिएक्शन हो रही है,
ठीक है। इस रिएक्शन में रिएक्शन है अपनी A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, उत्पाद। ये कोई रिएक्शन है तो इसके अंदर A और B के मॉलिक्यूल भरूंगा तभी रिएक्शन होगी। अब हकीकत में होता क्या है बेटा जी, A और B जब आपस में टकराते हैं, उनकी जब कोलिजन होती है तो प्रोडक्ट बनता है। तो क्या बनता है? अब एक बात और, ये जो कोलिजन्स है ना, ये जितनी ज्यादा होती है प्रोडक्ट बनने की स्पीड उतनी। अब A और B की टक्कर है, कितनी ज्यादा होगी? जितना ज्यादा A और B की अमाउंट भरोगे, A और B का मास या जितना ज्यादा भरोगे रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। आया ना? तो यही है, कहता देखो लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी यहां रिएक्टेंट का आप जितना ज्यादा मास भरोगे, रिएक्टेंट की अमाउंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप जितनी ज्यादा भरोगे, रिएक्शन की स्पीड उतनी फास्ट होगी। रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। जैसे आप पार्टिकल की स्पीड जानते हो, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है और दूरी में परिवर्तन की दर चाल होती है। वेलोसिटी एंड स्पीड जानते हो? ऐसे यहां पर जब कोई रिएक्शन होगी तो यहां कोई रिएक्शन चलेगी तो है नहीं, यहां क्या चेंज होगा? इनकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। तो जो रिएक्शन की रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की स्पीड, इसको अपन लिखते हैं बच्चों आर, स्मॉल आर। और ये क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज, डेल सी अपॉन डेल टी। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितनी ज्यादा कमी आ रही है या प्रोडक्ट कितना जल्दी बन रहा है, इससे अपन आर को डिफाइन कर। तो आर होता है कंसंट्रेशन चेंज की रेट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन की स्पीड है, ये नियम ये कहता है कि ये जो रिएक्शन की स्पीड है, ये इनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जितना ज्यादा ए मिलाओगे या जितना ज्यादा बी मिलाओगे, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो ये लॉ ये कहता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है आर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के गुणा के समानुपाती है ना, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ये कौन सी कंसंट्रेशन आ गई बेटा? ये जो बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको, ये कंसंट्रेशन का एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? और ये मैथमेटिकली मोलरिटी ही होती, फॉर्मूला इसका सेम मोलरिटी होता है, सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम। बस नाम अलग है, अलग नाम क्यों अभी क्लियर करूंगा। इस कंसंट्रेशन टर्म को अपन ने क्या बोला? एक्टिव मास। ये अगर ए करके बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया मतलब ये ए का एक्टिव मास है, और बी करके बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया मतलब बी का एक्टिव मास है। जिस भी रिएक्टेंट का एक्टिव मास शो करना होता है उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एक्टिव मास ऑफ ए एंड दिस इज द एक्टिव मास ऑफ बी। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले को ये लॉ बोलता है। क्या बोलता है? देखना, सुनना दोबारा। किसी भी रिएक्शन की स्पीड या किसी भी रिएक्शन की रेट, उसके जो रिएक्टेंट होते हैं उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोडक्ट के गुणा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और आपको पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा के। बात समझ में आ गई क्या? लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to, is directly proportional to product of active masses, product of active masses of reactant, directly proportional to product of एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। लिख लीजिएगा फॉर्मूला। मैंने बोला मैथमेटिकली जो एक्टिव मास है वो मोलरिटी होता है। फर्क क्या अभी अपन बात करेंगे, मतलब जो भी रिएक्टेंट है ना उनके एक्टिव मास के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो अपने पास फॉर्मूला है
इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? ये रेट का फॉर्मूला है। और इधर देख लो सारे, और उस लॉ से अपन ने लिखा है। कौन से लॉ से? लॉ ऑफ मास एक्शन से। इसलिए इस फॉर्मूले का नाम क्या है? ये रिएक्शन की क्या है? रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है? ये एक्टिव मासेज है। किसके एक्टिव मासेज है? एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट है। और ये क्या है? रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को बोलते हैं रेट लॉ। इसमें तीन चीज है, ये रिएक्शन की स्पीड है, ये कांस्टेंट है, और ये एक्टिव मासेज है। जो भी रिएक्टेंट होगा, हर रिएक्शन में रिएक्टेंट अलग अलग होंगे, तो उस हिसाब से फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग आ जाएगा। अब बेटा जी, ये जो कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और मैंने आपको कहा, जब भी कोई कांस्टेंट आता है, जब भी कोई कांस्टेंट आता है फिजिकल में, तो उसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका? देखिए, ये लिख लिया आपने। देखो, अपने पास आया आर बराबर, अपने पास रिएक्शन आई आर बराबर के इंटू ए इंटू बी। ठीक है साहब? यहां से जो के है, के का फॉर्मूला लिखूं आर ए। जब भी कोई फॉर्मूले में कांस्टेंट आए ना, ये सब में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यही तरीका अपन काम लेते हैं कि जिस भी कांस्टेंट को डिफाइन करना है ना, उसको फॉर्मूले में एक साइड ले आओ और बाकी सारे फॉर्मूले को दूसरी तरफ ले जाओ। और ये जो नीचे वाली चीज, इसको क्या बोलते हैं? हर डिनोमिनेटर को कंडीशन लगा के 1 1 करो। मतलब मैं कंडीशन लगा दूं, इफ कह के तो बोल नहीं सकता हूं। इफ एक्टिव मास ऑफ ए बराबर एक्टिव मास ऑफ बी बराबर अगर 1 हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? देन के आर के बराबर ही हो जाएगा। मींस रेट कांस्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, उनकी कंसंट्रेशन अगर 1 1 ले ले, उस समय जो रिएक्शन की स्पीड आती है, वही हमारा क्या होता है? रेट कांस्टेंट। यानी के और आर बराबर, क्योंकि के और आर बराबर नहीं होते, साथ में कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाई होती है। लेकिन इस स्पेशल कंडीशन में के और आर, इसलिए इसका एक नाम और है, इसका नाम है स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक कंडीशन में रेट ही बन जाता है। और ये रिएक्शन की रेट है, ये रेट और क्या सेम नहीं है, अलग अलग है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन जब मैं ये स्पेशल कंडीशन ले रहा हूं, तो के और आर में कोई फर्क नहीं बचा, के और आर बराबर हो गए। यानी जो के है वही मेरा आर बन गया। यानी स्पेशल कंडीशन में ये रेट होता है, ऑलवेज हर कंडीशन में ये रेट है। तो के का मान, जो नाम है, वो है स्पेसिफिक रेट, या इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। बोलो डिफाइन कैसे करोगे? रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रेट के। रेट के कब होता है? जब सारे रिएक्टेंट के एक्टिव मास क्या ले ली जाए? 1 ले ली जाए। क्लियर? तो रेट कांस्टेंट इज द कांस्टेंट, इट कैन डिफाइन फॉर एनी रिएक्शन एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट इज 1, देन द रेट इज बिकम इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। लिखिएगा, यहां से अपन के को डिफाइन करेंगे, ये लिख के या लिखिएगा, मींस यही तरीका रहेगा सारे कांस्टेंट को आगे डिफाइन करने का। जिस भी कांस्टेंट को डिफाइन करना है, उसको एक तरफ ले जाइए, और डिनोमिनेटर की जो चीजें हैं उनको कंडीशनल 1 कर दीजिए। कंडीशन लगा के 1 कर दीजिए और लैंग्वेज में बोल दीजिए। ये जो कंडीशन लगाई ना, इसको लैंग्वेज में बोल दो, डेफिनेशन आ जाएगी। बोलो क्या डेफिनेशन आई? देखो, मींस रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू rate of that reaction in which active masses of all reactant is taken 1, अगर एक्टिव मास 1 लूं, उस समय के और आर बराबर हो जाते हैं। इसलिए इसका एक नाम है क्या? के रेट कांस्टेंट होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में रेट के बराबर भी हो जाता है, इसलिए इसका एक नाम और है स्पेसिफिक
स्पेसिफिक कंडीशन में रेट ही बन जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेट या रेट कांस्टेंट। क्लियर? अरे बोलो क्लियर है? लिख लिया आपने? अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा R बराबर के A इंटू बी, ये पूरा फॉर्मूला क्या कहलाता है? रेट लॉ। क्या कहलाता है? और ये ROR रेट ऑफ, और ये होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में चेंज की रेट होती, जैसे डिस्प्लेसमेंट में चेंज की जो रेट है वो वेलोसिटी होती है, ऐसे यहां पर केमिस्ट्री में क्या होगा? द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन R होता है। ये क्या है? रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट। और ये क्या है? एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यस कि नो? चलिए अब देखिएगा, मेरे पास कोई रिएक्शन ऐसे है 2A गैस प्लस B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला? किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट। अब 2A से आप क्या समझते हो? 2A से क्या समझते हो? A प्लस A प्लस B। अरे 2A का मतलब A प्लस A ही है, A प्लस B हुआ। अब बताओ, मैंने क्या कहा था? रेट हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, ऐसा लिखूंगा। और A और A मल्टीप्लाई हो गए A स्क्वायर, यानी मेरे पास R इज इक्वल टू क्या आ गया? K इंटू A स्क्वायर इंटू। मतलब यहां जो कोफिशिएंट होता है ना वो किस में आ जाएगा? पावर में। अगर मान लो 3 होता तो 3A का मतलब क्या है? A प्लस A, और यहां मल्टीप्लाई लिखोगे तो A इंटू A क्यूब हो जाएगा। यानी जब भी आप रेट लॉ लिखोगे किसी रिएक्शन की शक्ल देख के, तो यहां जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो किस में आ जाएगा? पावर में आ जाएगा। अरे यस कि नो? चलिए ऐसे अपन किसी का भी रेट लॉ लिख सकते हैं रिएक्शन की शक्ल देख के, किसी भी रिएक्शन की शक्ल देख के उसका रेट लॉ लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? उसका रेट लॉ। रेट लॉ, इस फॉर्मूले का नाम रेट लॉ है। ये रेट है, ये रेट है, ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट है, ये रेट कांस्टेंट है, और ये एक्टिव मास का गुणा है। ये कहां से है? तो खराब था तो सही कर ही ले। मेरी बात सुन ले, इस क्लास में कोई भी मास्टर है उससे पहले सारी क्लास प्रिपेयर हो जानी चाहिए। ये खराब है, वो खराब है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब बाहर की बात है। क्लास में आने के बाद मेरे को बताया ना वो फलाना नहीं आ रहा है तो टांग दूंगा, ध्यान रखना। मैं बढ़िया मूड में, बिना मतलब मूड की वो मत कर। समझ गए? तो ऐसे अपन क्या लिख सकते हैं? रेट। अब ये एक्टिव मास क्या है? पहले इस बीमारी को सल्टाते हैं। ये है क्या? ये एक्टिव जो मास है ना, ये बीमारी क्या है? अगर ये मोलरिटी ही है तो फिर नई कंसंट्रेशन की जरूरत क्यों है? बेटा ये मैथमेटिकली तो मोलरिटी है बट एग्जैक्टली मोलरिटी नहीं है। तो है क्या ये एक्टिव मास है। अगर मैं बात करूं फॉर्मूला वाइज तो यहां क्या आएगा? सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोल को अपन लिख सकते हैं x बटा mw इंटू वॉल्यूम इन लीटर। यानी मैथमेटिकली ये मोलरिटी के तुल्य। किसी की भी ग्राम में अमाउंट दे दी जाए और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके अपन मोल निकाल लेंगे, मोल अपॉन वॉल्यूम से मोलरिटी निकाल लेंगे। यानी मैथमेटिकली तो ये मोलरिटी है, बट फिर भी हल्का सा फर्क ये है, मेरी बात समझना। यहां एक्टिव मास से मतलब पता क्या है कि जब कोई रिएक्टेंट भाग लेता है A प्लस बी, मैंने रिएक्शन कराई A प्लस बी प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, एक ही कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, यहां पर बढ़ा दी तो R चेंज हो जाती है। इसका मतलब A के बदलाव से R बदल रहा है, और बदलना चाहिए ना, क्योंकि R होता ही क्या है? कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम ही है। अगर कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो R चेंज होना चाहिए। B की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाई तो भी R बढ़ रहा है, इसका मतलब ये B पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन बेटा जी मैं जब C को बढ़ा रहा हूं ना तो R वेरी नहीं हो रहा, इसका मतलब C की कंसंट्रेशन तो आपने बढ़ाई, लेकिन फिर भी रिएक्शन की स्पीड में फर्क
इसका मतलब सी जो है ना वो इस रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम एक्टिव मास कंसीडर नहीं करेंगे। एक्टिव मास का मतलब वो मास जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आते हैं, वो आपस में टकराते हैं और उससे प्रोडक्ट बनता है। तो अगर उनकी मात्रा बढ़ाने से रिएक्शन की सेहत में फर्क पड़ रहा है तब तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर उसके मिलाने से या घटाने से रिएक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी एक्टिव मास उस रिएक्टेंट की मोलरिटी है जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। सर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने से मतलब क्या है? मतलब समझाता हूं। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है बेटा जी, फॉर्मूला आपने लिखेंगे यहां से ना, कोई रिएक्शन है, इसमें कोई सॉलिड काम ले रहा है, जैसे CaCO3 है कन्वर्टिंग इनटू CaO प्लस CO, ये सॉलिड। लेकिन बेटा जी प्रॉब्लम ये है कि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड जो होता है उसकी मोलरिटी या कोई भी और कंसंट्रेशन टर्म हम कभी नहीं निकाल सकते सॉलिड की और प्योर लिक्विड की, क्योंकि सोचो मोलरिटी क्या थी? 1 लीटर विलियन में विलय के घुले हुए मोल, अगर विलय घुल गया तो सॉलिड नहीं बचा। अरे आया ना, और नहीं घुला है तो फिर घुले हुए मोल कहां से हुए? हमने जितनी भी कंसंट्रेशन निकाली थी वो किसकी निकाली थी? एक सॉल्यूशन की निकाली थी, एक मिक्सचर की निकाली थी। अगर अगला मिक्स हुआ ही नहीं, अगला मिक्स हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब तभी सॉलिड है, और सॉलिड हो गया, मिक्स हो गया तो सॉलिड नहीं है। तो अगर कोई सॉलिड है इसका मतलब वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ही नहीं हुआ, और डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो उसके डिसॉल्व्ड मोल हम कंसीडर नहीं कर सकते। जितनी भी पहले मैंने आपको कंसंट्रेशन बताई ना, वो कोई सी भी कंसंट्रेशन सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए काम नहीं करती। इनके लिए सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन आप बता सकते हो, वो है डेंसिटी। क्या है? जैसा देखो मोलरिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, मेरी बात सुनो, एक्टिव मास इज इक्वल टू बी में अगर लूं तो देखो ये क्या है? ग्राम अमाउंट, और ये क्या है? वॉल्यूम। ग्राम अमाउंट वन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो एक्टिव मास को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करूं तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या हो गया? डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मेरी बात सुनना, जो डेंसिटी है ना वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लीजिए रिएक्शन के स्टार्टिंग में मैंने इसके 100 ग्राम लिए और थोड़ी देर बाद इसके 50 ग्राम रिएक्शन कर गए, तो इसकी अमाउंट तो कम हुई है, लेकिन इसकी डेंसिटी जब ये 100 ग्राम था तभी डेंसिटी फिक्स थी, और ये 50 ग्राम बचा तभी डेंसिटी फिक्स है। पानी है, मान लो पानी का डेंसिटी कितना था? 1। चाहे आप 1 लोटा भर के लो तो भी डेंसिटी 1 रहेगी, और चाहे पूरी बाल्टी भर के लोगे तो भी डेंसिटी 1 ही रहेगी। डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। आप सब्सटेंस की अमाउंट कम ज्यादा करोगे तो डेंसिटी चेंज, सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मास आधा करोगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मान लीजिए मेरे पास CaCO3 का ये ब्लॉक है, आधा ब्लॉक रिएक्शन कर गया तो मास कितना हो गया? आधा, तो वॉल्यूम भी तो आधा हो गया, 2 से 2 कट। इसलिए जब सॉलिड रिएक्शन करते हैं या प्योर लिक्विड रिएक्शन करते हैं तो उनका डेंसिटी चेंज नहीं होता। अच्छा बताओ, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, वो तो फिक्स रहेगा। डेंसिटी चेंज नहीं, मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं, तो ये चीज चेंज होगी क्या? और कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया तो R बराबर DC अपॉन dt, तो वहां DC कितना हुआ? इसकी रिएक्शन के दौरान इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा, तो बताओ R बराबर क्या होता है? DC अपॉन, और अगर चेंज 0 है, कंसंट्रेशन में चेंज 0 है, तो इसके कारण R पे फर्क पड़ेगा क्या? तो रिएक्शन के दौरान जिनकी कंसंट्रेशन नहीं बदलती वो रिएक्शन की रेट पर इंपैक्ट, तो एक तरीके से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर। इसलिए बेटा जी जब अपन रेट लॉ लिखते हैं तो उसके अंदर कोई सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उसको अपन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा बोलेंगे कि भाई सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होता है उसका एक्टिव मास कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट तो K के अंदर ही शामिल हो जाएगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन ऐसी है, देखना A सॉलिड B लिक्विड प्लस 2C गैस, और ऐसा करके मैंने लिखा प्रोडक्ट। इसके लिए मैं अगर रेट लॉ लिखूं तो टेक्निकली तो अपने को ऐसे लिखना चाहिए A इंटू B इंटू C का स्क्वायर, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या है? सॉलिड।
सॉलिड का एक्टिव मास भी क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, और प्योर लिक्विड का भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट हो गया। तो R बराबर क्या लिखूंगा, K डैश इनटू C स्क्वायर, और K डैश भी क्या, रेट कांस्टेंट ही है। तो एक तरीके से इसलिए अपन है ना, इस लफड़े में नहीं पड़ने के लिए हम कैसे क्या बोलते हैं, हम ये बोलते चलत में यूं बोल देते हैं कि भाई सॉलिड और प्योर लिक्विड जो है ना, उनका एक्टिव मास 1 लेते, क्या लेते, अब 1 से गुणा करो नहीं करो फर्क पड़ता नहीं, होता 1 नहीं है, होता तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब एक्टिव मास सबका क्या होता है, मैंने बोला ना सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर सॉलिड का मुझे एक्टिव मास लिखना होगा तो सबकी डेंसिटी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जो कि याद रखना संभव नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस लफड़े में नहीं पड़ने की बजाय हमने क्या किया कि भाई किसी भी रिएक्शन में अगर सॉलिड या प्योर लिक्विड आता है तो उसका एक्टिव मास होता तो कांस्टेंट है, लेकिन हम हमारी सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं करते, इसलिए अपन इसका रेट लॉ सीधा यही लिख देते। इसलिए अगर सॉलिड और प्योर लिक्विड है तो उसको रेट लॉ लिखने में शामिल नहीं करेंगे। पूरी बात समझ आ गई? अब समझ आ गई कौन एक्टिव मास का मतलब समझ गए, मतलब जिसके मान को कम ज्यादा करने से R अगर बदल रहा है, जिसकी सांद्रता बदलने से अगर R बदल रहा है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर उसके बदलने से उसकी मात्रा कम ज्यादा करने से R बदल ही नहीं रहा है तो वो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कौन नहीं करता, एक तो सॉलिड नहीं करता और एक प्योर लिक्विड नहीं करता। इसलिए मोलरिटी तो एक जनरल टर्म होगा, सबके लिए लेते हैं। एक्टिव मास का मतलब उस सब्सटेंस की मोलरिटी जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब क्या है, उसकी मात्रा कम ज्यादा करने से रिएक्शन की सेहत पे फर्क पड़ना चाहिए। अगर गैस है तो फर्क पड़ेगा, एक्वस आयन है, मिक्स लिक्विड का मिक्सचर है तो फर्क पड़ेगा, प्योर लिक्विड है फर्क नहीं पड़ेगा, और सॉलिड है कैसा भी चाहे प्योर हो चाहे प्योर हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो नोट लगा के लिखिएगा, लिखना एक्टिव मास मैथमेटिकली इक्वल टू द मोलरिटी, एक्टिव मास मैथमेटिकली is equal to the molarity, while actual meaning of active mass is concentration of that reactant. Actual meaning of active mass is concentration of that reactant which can affect to the rate of reaction, to the speed of reaction, to the concentration of that reactant which can affect to the ROR, rate of reaction। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन को बदल सकती है वो एक्टिव, उसकी मोलरिटी एक्टिव मास होती है। ठीक है, अगली लाइन में लिखना, अगली लाइन में एक्टिव मासेज ऑफ प्योर लिक्विड, एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड and solids remains constant during the reaction, that's why their active masses considered as 1 होते कांस्टेंट है, कंसीडर हम 1 कर लेते, एक्टिव masses considered as 1, that's why their active masses considered as 1। देखो अब सिंपल बात बता देते हैं, वापस आ जाओ, इधर देखना, मेरी बात सुनना। मैंने क्या लिखा, जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, 2A गैस प्लस 3B लिक्विड प्लस D एक्वस प्लस F गैस
एफ सॉलिड, सॉलिड, और इसका मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है। इस रिएक्शन का मुझे ROR रेट लॉ लिखना है, तो क्या लिखूंगा? R बराबर K इंटू A स्क्वायर इंटू D। इसको मैंने भाई इसको क्या लिखूं? 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया, K को 1 से मल्टीप्लाई करो, K डैश भी K ही आएगा, है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और सॉलिड को लिखने की जरूरत, जिसके ब्रैकेट में एक्वस है या गैस है, सिर्फ उसी के लिए ही रेट लॉ लिखा जाएगा, क्योंकि उनकी सांद्रता बदलने से ही रेट बदलेगी। बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो इसी में शामिल होगी, K में ही घुस गए बाकी सारे कांस्टेंट। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज इक्वल टू नया कांस्टेंट। अरे 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, 8 भी तो कांस्टेंट है, 2 इंटू 4 8। एक कांस्टेंट में दूसरा कांस्टेंट चाहे घटाओ चाहे जोड़ो चाहे भाग लगाओ, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट बटे कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट ही होगा। फिक्स संख्या को फिक्स संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू नहीं आ जाएगी, बट रहेगा तो कांस्टेंट ही। तो ऐसे लिखते हैं, समझ गए? तो किस किस को सीधी भाषा में अगर बात करूं तो सॉलिड को भूल जाओ और प्योर लिक्विड को भूल जाओ, जिसके ब्रैकेट में L लिखा, प्योर लिक्विड को भूल जाओ। हाँ, दो लिक्विड का अगर मिक्सचर है, जैसे ये एक्वस है, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है, तो मिक्सचर है कि घुला हुआ है, तो प्योर है कि मिक्सचर है? मिक्सचर है तो लिखेंगे, मिक्सचर है तो लिखेंगे, ठीक है भाई? अरे ठीक है, रेट लॉ लिख सकते हो? यस सर कि नो सर? अच्छा, अब सुनिए, अब हम बात करें एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मैंने जनरल रिएक्शन की बात, किसके लिए बात करते हैं? एक रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C प्लस बी। क्या है? A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C प्लस बी। ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन हुई, और वापस अगर ये दूसरी डायरेक्शन में चल रही है तो रिवर्सिबल होगी। मैंने क्या कहा था? स्पीड के डायरेक्शन के हिसाब से रिएक्शन 2 टाइप की थी, आपको 2 टाइप की रिएक्शन बताई, इरिवर्सिबल और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इसका मतलब शुरुआत में आप A प्लस बी लोगे, शुरुआत में T इज इक्वल टू 0 पर, मान लीजिए इसके 10 मोल है, इसके 10 मोल है, ये 0 0 होगा नहीं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसकी मात्रा कम होती जाएगी और इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, और इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ये वापस आपस में कोलाइड करेंगे और बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो यहां 2 रिएक्शन चल रही है। एक रिएक्शन में A प्लस बी मिलकर बना रहे C प्लस बी, और थोड़ी देर बाद जैसे C प्लस बी बन जाएंगे तो C प्लस बी वापस मिलेंगे और क्या बना देंगे? वापस A प्लस बी, तभी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला? इधर जो जा रही है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसकी रेट को बोलेंगे फॉरवर्ड रेट, और इसके रेट कांस्टेंट को बोलेंगे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। समझ गए? और इधर जो रिएक्शन चल रही है वो कौन सी है? बैकवर्ड। अरे जो वापस चल रही है वो कौन सी रिएक्शन है? बैकवर्ड। तो इसकी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेट को क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? के बैकवर्ड बोलेंगे। अरे आया ना? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैं फॉरवर्ड के लिए भी रेट लॉ लगाता हूं और बैकवर्ड के लिए भी रेट लॉ लगाता हूं, समझना। मैं आर फॉरवर्ड फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और 2 तरह की रिएक्शन यहां चल रही है, दोनों के लिए रेट लॉ लगा रहा हूं, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक मैं लगा रहा हूं फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लगाओ, क्या था रेट लॉ? क्या था? किसी भी रिएक्शन की स्पीड उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये क्या है और ये क्या है, और बैकवर्ड के लिए ये क्या है और ये प्रोडक्ट है। समझ गए बात? तो देखो, फॉरवर्ड के मैंने आर फॉरवर्ड बराबर कांस्टेंट को नया नाम दे दिया के फॉरवर्ड इनटू ए इनटू, ऐसा लिखूं, और नहीं बोला गैस 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 ये, ठीक है। अच्छा, आरबी लगाओ, आरबी बराबर के बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट कौन है? सी और यही मानते हो? अब मेरी बात सुनना, जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, अब सिचुएशन लगाता हूं एट T इज इक्वल टू 0। बताओ,
T इज इक्वल टू 0 पर इनके मोल, इनकी अमाउंट, इनका एक्टिव मास मैक्सिमम है, क्योंकि समय के साथ तो जैसे जैसे रिएक्शन करेगा इनका मात्रा कम होती जाएगी। तो बोलो स्टार्टिंग में जब A और B को मैंने मिलाया ही है, अभी इन्होंने रिएक्शन करना स्टार्ट नहीं करी, तो उस समय बर्तन में A और B मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो बोलो T इज इक्वल टू 0 पर R फॉरवर्ड मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? R फॉरवर्ड क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा बताओ T इज इक्वल टू 0 पर ये बने क्या? अरे शुरुआत में प्रोडक्ट होंगे क्या? जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तभी तो ये पैदा होंगे। तो बोलो ये कितने शुरुआत में? 0। इसका मतलब ये हुआ T इज इक्वल टू 0 पर R बैकवर्ड क्या है? 0 है। मतलब ये हुआ कि जब कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो शुरुआत में रिएक्शन केवल इरिवर्सिबल होती है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, और फॉरवर्ड रिएक्शन अपनी मैक्सिमम औकात से चल रही, क्योंकि कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो R भी मैक्सिमम है, यानी T इज इक्वल टू 0 पर रिएक्शन केवल एक दिशा में चल रही है और अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही है और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना रही है। यस कि नो? अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा समय के बढ़ने के साथ, बताओ ये रिएक्शन जल्दी जल्दी चलेगी तो इनकी कंसंट्रेशन कम होगी कि ज्यादा? तो जैसे जैसे T गुजरेगा, बताओ R फॉरवर्ड इज इक्वल टू आप लिखते हो K फॉरवर्ड इंटू A इंटू B। तो बोलो जैसे समय गुजरेगा A और B घटेगा, और A और B घटेगा तो अगर A और B घटेगा तो मुझे बताओ R फॉरवर्ड घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये घटेगा तो ये पैदा होगा, ये पैदा होगा, तो बोलो R बैकवर्ड के बारे में क्या बोलोगे? R बैकवर्ड के लिए KB C इंटू D। समय के साथ C और D बढ़ रहा है तो बोलो R बैकवर्ड बढ़ेगा, R बैकवर्ड बढ़ेगा। हाँ कि ना? अब कुछ सोच रहा, थोड़ा देखो मेरी बात सुनना, ये बात में लिख लेना, पहले इधर देखो क्या हुआ, सिचुएशन देखना। शुरुआत में R फॉरवर्ड मैक्सिमम है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है जो मैंने पीछे की तरफ कर गया। शुरुआत में R फॉरवर्ड क्या है? R फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड मैक्सिमम है और बैकवर्ड पैदा ही नहीं हुई, रिएक्शन केवल एक दिशा में चल रही, अपनी मैक्सिमम स्पीड से इसकी स्पीड हाईएस्ट है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये क्या हो रही और ये पैदा हो रही, पैदा होकर ये क्या हो रही? बढ़ रही। अब सोचो, आप सोचो, ये धीरे धीरे बढ़ रही और ये धीरे धीरे कम हो रही है, ये धीरे धीरे और ये कम हो रही है। जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे बढ़ेगी, ये घट रही है और ये एक स्टेज ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों क्या हो जाएगी, उसके बाद आगे नहीं निकलेगी, ये दोनों बराबर आ जाएगी। और जैसे ये स्टेज आएगी इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? जब कोई एक रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है तो शुरुआत में केवल ये चलेगी, पीछे वाली 0 होगी। अब जो ज्यादा है वो घट रही है और जो कम है वो बढ़ रही है, तो रास्ते में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब दोनों रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है, जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी स्पीड से वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो बोलो रिएक्शन एक बार रुक सी जाएगी ना। जैसे जैसे ये टूट रहे, मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ इसके 2 मोल टूटे, इसके 2 टूटे, इसके 2 बने और 2 बने, इतना भी बैकवर्ड रिएक्शन, इसके वापस 2 टूटे, 2 टूटे और इसके वापस 2 बन गए, 2 बन गए, यानी कोई चेंज होना बंद हो जाए। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही उसी स्पीड से बैकवर्ड चल रही, मतलब यूं हो गया, मतलब कोई चेंज नहीं है, रिएक्शन लगातार चल रही, ये 2 पैदा कर रही, ये वापस मिटा रही, मिटाया बनाया बुझाया बनाया बुझाया सब बराबर हो गया, तो रिएक्शन एक बार क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, सेम स्पीड से दोनों दिशाओं में चलती रहेगी। और जैसे ही ऐसा आएगा इसी को हम बोलते हैं द इक्विलिब्रियम। और मैंने बोला अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऐसा आएगा ही आएगा, वो है तो वो, क्योंकि सोचिए ना, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये स्टार्टिंग मैक्सिमम होगा, ये 0 होगा, अब ये घटेगा और ये बढ़ेगा, तो रास्ते में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैंने बोला अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैथमेटिकली भी अपन ने प्रूव कर दिया, बोलो क्लियर? अब लिखेगा ही, यानी स्टार्टिंग में फॉरवर्ड केवल रिएक्शन एक दिशा में चलेगी, थोड़ी देर बाद में प्रोडक्ट पैदा होंगे तो बैकवर्ड वाली रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड वाली घटेगी, बैकवर्ड वाली बढ़ेगी और एक समय के बाद दोनों बराबर हो जाएगी। जैसे ही दोनों बराबर हो जाएगी उसी को हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम आ गया। When any reversible reaction is started, ये हिंदी में नहीं मालूम, मैं आपको लिखित में लिखा हुआ दे दूं तो दिक्कत नहीं, हिंदी में सेम तो मैं लिखना नहीं, फोटोकॉपी दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 बार लिखाने की एडक नहीं दे दूंगा, है ना, फिर एज इट इज दे दूंगा लिखा हुआ, ठीक है।
सिर्फ ये मैथ वाली बात है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो लिखो, when any reversible reaction is started, then initially forward rate is maximum। अब तुम इंग्लिश लिखना सीखो, ठीक है? पढ़ने के लिए तो मैं अलग से नोट्स दे रहा हूं, ऐसे इंग्लिश लिखो, तुम्हें कितनी की स्पेलिंग आती है, हालांकि हर तीसरी स्पेलिंग दिक्कत आएगी, है ना? When any reversible reaction is started, initially forward rate will be maximum, and backward rate will be zero। Forward rate will be maximum and backward rate will be zero। सुनने, अगली लाइन लिखना, with the progress of time R forward decreases and R backward increases। R forward decreases, R backward increases। अगला लाइन लिखना, after a certain time interval, certain time interval R forward and R backward become equal। R forward and R backward become equal। This stage of reversible reaction is called as the equilibrium state। This stage जब R forward और R backward दोनों बराबर हो जाए, this stage of reaction is called as equilibrium state, and that time is called as time required for establishment of equilibrium। That time is called as time required for establishment of equilibrium। कि भाई किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश होने में कितना समय लगा, इतना लगा, स्टार्टिंग से लेके ये समय कितनी देर बाद आया। This time is called as time required for establishment of equilibrium। लिख लीजिए, उसको बोलते हैं T इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर R फॉरवर्ड R बैकवर्ड बराबर हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जब R फॉरवर्ड और R बैकवर्ड बराबर हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, द इक्विलिब्रियम स्टेट। वो आ गया, कौन आ गया? इक्विलिब्रियम। लिख लिया? दिस स्टेज इज कॉल्ड एज R फॉरवर्ड एंड बराबर हो गए तो वो आ गया, कौन आ गया? इक्विलिब्रियम। हाँ जी, तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये किसका यूनिक फीचर है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। वो है तो वो आएगा। तो लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला फीचर तो आपको मैंने अभी बताया कि भाई जब R फॉरवर्ड और R बैकवर्ड बराबर हो जाती है तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक बात बताओ बेटा, R फॉरवर्ड और R बैकवर्ड बराबर हो गई तो ओवरऑल रेट
ऑफ रिएक्शन जो ओवरऑल रेट होती ना वो होती है हमेशा आर फॉरवर्ड माइनस आर बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम आने से पहले तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि आर फॉरवर्ड ज्यादा होती है, आर बैकवर्ड कम होती है, तो रिएक्शन किसी स्पीड से चल रही होती। मान लीजिए इधर 5 मोल टूटे 2 बन गए तो एक्चुअल चेंज हुआ 3 का, तो ओवरऑल रेट जो होती है वो आर फॉरवर्ड माइनस आर बैकवर्ड। लेकिन इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम ये दोनों बराबर हो गई तो जो ओवरऑल रेट क्या होगी 0 होगी, यानी अब एक्चुअल में कोई चेंज नहीं हो रहा। 2 मोल टूटे 2 बन गए, 2 टूटा 2 बन गया, तो एक्चुअल में कोई चेंज अब एक्चुअल में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो आर बराबर मैंने बोला होता है डीसी बाई डी। ये क्या हो गया 0, तो बोलो डीसी क्या हो गया 0, तो सी क्या हो गया कांस्टेंट। जानते हो ना इतना, तो चेंज अगर 0 कंसंट्रेशन में चेंज 0 तो कंसंट्रेशन क्या होगी कांस्टेंट। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पर 2 बातें होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट तो क्या हो जाती है इक्वल, और कंसंट्रेशन सबकी क्या हो जाती है कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम आने तक जो कंसंट्रेशन बदल गई। अब 2 टूट रहे 2 बन गए, 2 टूट रहे 2 बन गए, तो कंसंट्रेशन क्या होगी कांस्टेंट। तो पहली प्रॉपर्टी आर फॉरवर्ड बराबर आर बैकवर्ड होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी जो यहां से अपन ने प्रूव करी, इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाती है, ओवरऑल रेट 0 हो जाती है, ओवरऑल रेट 0 हो जाती है, और ओवरऑल रेट 0 होने से कंसंट्रेशन सबकी क्या हो जाती है कांस्टेंट। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखना, ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया है, इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। लिखना एट इक्विलिब्रियम स्टेट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना एट इक्विलिब्रियम स्टेट concentration of each reactant and product at equilibrium state, concentration of each reactant and product, concentration of each reactant and product, each reactant and product become constant, concentration become constant and rate become equal. Concentration कांस्टेंट बराबर, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी और रेट बराबर होगी। रेट क्या होगी बराबर। लिख लिया आपने, ये लिख लिया। इसको ग्राफ से बताओ बेटा, इधर देखना, मैंने लिया इधर टाइम और इधर ली रिएक्शन की रेट। T इजिकल टू 0 पर बोलो कौन सी रेट 0 थी और कौन सी मैक्सिमम थी। T इजिकल टू 0 पर R फॉरवर्ड मैक्सिमम थी और R बैकवर्ड 0 थी, यही था। समय के साथ क्या हुआ था, R फॉरवर्ड घटी थी, R बैकवर्ड बढ़ी थी और एक समय पे बराबर हो गई थी। यही मैं ग्राफ से बोल रहा हूं, ये समय के साथ घटती है, ये समय के साथ बढ़ती है, और एक समय वो आता है जिस पर आर फॉरवर्ड और, तो ये वो समय है। फॉरवर्ड रेट समय के साथ घट रही है, बैकवर्ड रेट समय के साथ बढ़ रही है, और एक वो समय आ जाता है जब दोनों रेट सेम हो जाती है। तो यहां पर आ गया इक्विलिब्रियम बेटा। तो इतना समय लगा इस रिवर्सिबल रिएक्शन की जिंदगी में उसको आने में, और बेटा एक बार वो आ जाता है ना, फिर सब चिल चलता है, फिर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। 2 टूट, अच्छा रिएक्शन रुकती नहीं है। इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं होगा रिएक्शन रुक गई, ऐसे होता है जिंदगी भर यूं चलेगा। मतलब 2 टूटे 2 बढ़ाए, 2 टूटे टूटे बढ़ाए, टूटे बढ़ाए, टूटे बढ़ाए, टूटे, जिंदगी भर ऐसा चलता रहेगा। यानी इसलिए बोलते हैं जो इक्विलिब्रियम है ना वो स्टैटिक कंडीशन नहीं है, डायनेमिक कंडीशन। मतलब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है ना रुकती नहीं है, चलती रहती यूं। एक स्टैचू बन गया और इसके ये स्केपुलर हिल रही यूं लगातार चलती रहेगी, सेम स्पीड से दोनों दिशाओं में चलती रहेगी जब तक कि उसको बाहर से कोई छेड़े नहीं। मान लीजिए रिएक्शन अपनी मस्ती में चल रही थी और कोई फिरंगी आया और छेड़ गया तो एक बार वो चला जाएगा, कौन, इक्विलिब्रियम, लेकिन वापस आएगा। तुम कैसे भी छेड़ो अगली को, वो तो वापस आएगा। यही ली चटली प्रिंसिपल आगे बताऊंगा। मतलब सुनो,
इनका और उसका ऐसा गहरा रिश्ता है कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। आप कुछ नहीं करो तो थोड़ी देर में वो आ जाता है, वो घटती है, वो बढ़ता है, दोनों बराबर हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम आ जाता है। और एक बार वो आ गया और बाहर से कोई छेड़खानी नहीं है तो जिंदगी भर वो साथ ही रहेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम साथ साथ रहेंगे और ऐसा चलता रहेगा, रुकेगी नहीं। क्या ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम स्पीड चलता है? क्या 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 मैं कोई गांडो थोड़ी हूं, पागल गुजराती बोल रहे, गांडो थई गए हो मतलब पागल हो गया। ये क्या, व्हाट इज गोइंग दिस? ये राइट हैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरवर्ड। और ये और सेम स्पीड से चल रही। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि बाहर से कोई छेड़खानी, और छेड़ भी दिया ना तो एक बार तो छिड़ जाएगी, एक बार तो चला जाएगा। एक बार छेड़ दिया, मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं वापस, चिंता मत। और फिर बताइए वो तो चला जाता है, वो कौन? इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा जी जैसे वो जाता है, रिएक्शन ऐसा चक्कर चलाती है, अपने अंदर ऐसा चेंज लाती है कि वो वापस आ जाता है, मजबूर हो जाता है वापस आने। आप कुछ मैं बताऊंगा आपको, आप कुछ भी छेड़खानी कर देना रिएक्शन में, चाहे आप टेम्परेचर बदल देना, चाहे टेम्परेचर कम कर देना, मतलब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपने उसके ऊपर बर्फ का ढेला रख दिया तो टेम्परेचर कम हो गया रिएक्शन का। चाहे आपने उसके नीचे चिमनी चसा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया। चाहे आपने मान लो जिस डब्बे में इक्विलिब्रियम आया हुआ था, उसने आपने उस डब्बे को मुचका दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, ठीक है, उस पर पिस्टन से प्रेशर लगा दिया। चाहे वॉल्यूम कम कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, चाहे टेम्परेचर चेंज कर दो, चाहे प्रेशर चेंज कर दो, चाहे कुछ और कर दो, चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन में सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, सबकी मात्रा फिक्स थी, आपने बोतल का ढक्कन खोला, ए और मिला दिया जो रिएक्टेंट है, एक ए मिला दिया तो ए की कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन चेंज होगी तो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया एक बार। लेकिन रिएक्शन अपने अंदर ऐसी सेटिंग करती है, ऐसा चक्कर चलाती है कि वो वापस आ जाती है। समझ गई? अब कैसे कैसे छेड़ सकते हैं और वो कैसे कैसे वापस आएगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ली चटली और प्रिंसिपल में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट उससे पहले बात ये है कि अगर कोई छेड़खानी नहीं करे और वो एक बार आ गया तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा। मतलब रिएक्शन, इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक कंडीशन है कि डायनेमिक है? मतलब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो रिएक्शन रुकती है कि जिंदगी भर चलती रहती है? जिंदगी भर चलती है। तो ये रेट का बना दिया। ऐसे ही मैं अगर कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं, कंसंट्रेशन का, टाइम और कंसंट्रेशन, एक बात बताओ बेटा जी, जब रिएक्शन चलती है सोचना A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C प्लस बी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो समय के साथ क्या होगी? क्योंकि A और B रिएक्शन करके उधर जा रहा है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है। बताओ इक्विलिब्रियम कहां आया? ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 है। बोलो T1 पर आया T2 पर? T1 पर तो कंसंट्रेशन बराबर हुई है, कांस्टेंट नहीं हुई। उसके बाद तो देखो ये और बढ़ रही है, ये कम हो रही है। ये जो टाइम है ना वो T इक्विलिब्रियम है। मैंने क्या कहा था? इक्विलिब्रियम कब आता है? जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने का मतलब पैरेलल लाइन आ जाए, यहां पर इक्विलिब्रियम आया है। इसके बाद में चेंज होना, कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया। अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पर, इस इक्विलिब्रियम पर बोलो ये ग्राफ किसका है? जो समय के साथ बढ़ रहा है किसका है? प्रोडक्ट का। और समय के साथ घट रहा है वो रिएक्टेंट का है। बताओ यहां जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम किसकी कंसंट्रेशन कम, किसकी ज्यादा है? ये रिएक्टेंट की इतनी है, प्रोडक्ट कितनी, किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसकी ज्यादा है? ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट की ज्यादा रह जाए। मतलब कम ज्यादा किसी की भी हो सकती है, बस कांस्टेंट होना इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। देखो इक्विलिब्रियम ऐसे भी आ सकते हैं। कैसे? ऐसे भी देखना, ये टाइम और ये कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट की समय के साथ घटी और कांस्टेंट होगी, उत्पाद की बढ़ी और कांस्टेंट होगी। बिना बराबर आए कांस्टेंट आ सकती। यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये बोलो किसका है? रिएक्टेंट का। और ये किसका है? तो बोलो इस इक्विलिब्रियम पर कौन ज्यादा कौन कम है? रिएक्टेंट इतना है, प्रोडक्ट इतना है। तो इस इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट से। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है
कि दोनों की जहां बराबर हुई वहां भी कांस्टेंट हो जाए। तीसरा, ऐसी भी संभावना है कि जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ लिया, रिएक्टेंट की समय के साथ घटी, प्रोडक्ट की बढ़ी, और जहां बराबर हुई वहीं कांस्टेंट होगी। ऐसा भी हो सकता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, कम ज्यादा किसी की भी रह सकती। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की भी ज्यादा रह सकती है, प्रोडक्ट की भी ज्यादा रह सकती है, और बराबर आके भी। लेकिन रेट कभी ऐसी नहीं होगी, रेट एक बार बराबर होगी तो बाद में कम ज्यादा, रेट तो ऑलवेज बराबर हो जाता। और कंसंट्रेशन बराबर होना गारंटी नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, उसके बाद में उनमें होने वाला चेंज फिक्स हो जाता है। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तीनों प्रकार का हो सकता है। मतलब इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट भी ज्यादा रह सकता है, प्रोडक्ट भी ज्यादा रह सकता है, और दोनों बराबर भी रह करके इक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक है भाई, मतलब क्या इस बात का, मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। बना लिया बच्चों, रेट बराबर हो जाएगी फॉरवर्ड बैकवर्ड की, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। बराबर नहीं होगी, हो भी सकती है, मैं बराबर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C प्लस डी, है ना, रिवर्सिबल है, ठीक है। T इक्वल पर, मेरी बात समझना, 0 पर मान लीजिए ये 20 मोल है, ये 20 मोल है, ये 0 0, और मान लीजिए इस रिएक्शन एग्जाम्पल, और 4 सेकंड में इसके मान लीजिए 8 मोल टूटे। कितने टूटे? 8। स्टोइकियोमेट्री से बातें होगी वो तो, इसके 8 टूटे तो इसके भी, अरे एक एक है ना, 8 इसके बनेंगे, 8 और इसके बनेंगे, तो बोलो इक्विलिब्रियम पर क्या, 12 12 8। अब अगर इक्विलिब्रियम आ गया ना, अब अगर इक्विलिब्रियम आ गया और अगली 1 सेकंड पर इसमें 2 मोल कम हुए फॉरवर्ड रिएक्शन से, 2 मोल कम हुए, इसमें 2 बने और 2 बने, ये तो हुई फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी दौरान बैकवर्ड रिएक्शन से क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन से उसी स्पीड से बैकवर्ड चल रही, तो इसके 2 कम हो गए, 2 कम हो गए, ये 2 बन गए, ये 2 मर गए। बाबू मरियो गिगली जमी रिया 3 का 3, समझे कि नहीं समझे? कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, अब इनकी 12 फिक्स होगी और इनकी 8 फिक्स होगी। अब 2 मोल टूट रहे, 2 बन रहे, 2 टूट रहे, 2 बन रहे, तो कोई चेंज है? अब बताओ, जब इक्विलिब्रियम आया तो इस बार कौन ज्यादा है? ज्यादा कौन है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? और ऐसा भी हो सकता था, पर्दा गिरता है, दृश्य 2। इक्विलिब्रियम ऐसे भी आ सकता था, रिएक्शन अगर फास्ट चल रही है, 4 सेकंड में मान लीजिए इसके 15 मोल टूट जाते, इसके कितने टूट जाते? 15, इसके भी टूट गए 15, और ये बन गए 15 और ये बन गए, और अब इक्विलिब्रियम आ गया, तो बोलो इसके कितने मोल है? 5 5 15 और 15। इस बार बोलो इक्विलिब्रियम पर कौन ज्यादा है? प्रोडक्ट ज्यादा आके भी कांस्टेंट, अब कांस्टेंट हो गए, अब कांस्टेंट हो गए, मतलब 1 मोल कम हुआ फॉरवर्ड से, इसका 1 मोल बढ़ा, तो बैकवर्ड क्या करेगी? 1 कम कर देगी, उसी स्पीड से वही चल रही, कट कट कट, अब चेंज फिक्स हो गया। तो इनके ज्यादा मोल होकर भी फिक्स हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब इक्विलिब्रियम आए t बराबर 4 सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि इसके 10 मोल टूटे, इसके भी 10 टूटे, और ये बन जाए 10 और ये 10, यानी इनके बचे 10 10, इनके बने 10 और 10, तो बराबर आके भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ये मतलब था मेरा उन तीनों ग्राफ कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा रह सकता है, रिएक्टेंट भी ज्यादा रह सकता है, और बराबर होके भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ऐसा। अब इन ग्राफ को देखो, ये कौन सा ग्राफ है जिसमें इक्विलिब्रियम पर कौन ज्यादा बचा है? प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, 15-15 वाला बात, समझ गए? और केस है जब रिएक्टेंट ज्यादा बच गया इक्विलिब्रियम पर, और ये कौन सा केस है? जब दोनों बराबर। लेकिन बेटा जी, कभी भी आपको कोई ग्राफ ऐसा दिया जाए कि कोई
रिएक्शन की रेट है। बच्चा क्या ध्यान नहीं रखता, ग्राफ देखा हुआ सा लगता है। और इधर मैंने ले लिया रेट और आपको बोला क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि रेट जब एक बार बराबर हो जाएगी ना, कि इसकी बढ़ेगी नहीं, यहां कांस्टेंट ही नहीं आएगा ग्राफों में से, तो रेट के लिए कभी ऐसा ग्राफ नहीं होगा, और रेट के लिए ऐसा ग्राफ भी कभी नहीं होगा बिना बराबर हुई कांस्टेंट नहीं होगी। अगर यह रेट और टाइम है तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल। अगर रेट है तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा? इक्विलिब्रियम पर बराबर होगा इक्विलिब्रियम। तो रेट के लिए तो एक ही प्रकार का ग्राफ है, जब दोनों बराबर होगी तब इक्विलिब्रियम आएगा। कंसंट्रेशन कोई भी कम ज्यादा रह सकती है, इक्विलिब्रियम जब आएगा तब कंसंट्रेशन बराबर होने की हमारी गारंटी नहीं है। हमारी गारंटी किस बात की है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की गारंटी। क्या होने की गारंटी है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की गारंटी है। अब सुनिए अगली बात, जैसे ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों P = nRT से देखो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी मतलब A के मोल फिक्स हो गए। जैसे मान लीजिए 10-10 करके आई या 15-15 करके आई, A के मोल फिक्स, B के मोल फिक्स, C के मोल फिक्स, D के मोल, क्योंकि अब तो दो टूट रहे, दो बन रहे, मोल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसके मोल में कोई चेंज नहीं आ रहा, बर्तन वही है, तो P बराबर Na/V/RT। अगर ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बोलो प्रेशर भी क्या कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम आया है, तो इक्विलिब्रियम पर आपका प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? गैस के मोल कांस्टेंट होगी। एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, मान लीजिए सबके मोल मिला के 20 मोल है, तो सबके मोल अब फिक्स हो गए 20 × 22.4, तो वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी फिक्स हो जाएगा। टेम्परेचर कैसे फिक्स होगा? देखो मेरी बात सुनना, जैसे ये कोई रिएक्शन है A + B कन्वर्टिंग इनटू C + D, और इस रिएक्शन के साथ 40 जूल हीट निकलती है एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या है? तो ध्यान से देखो, ये रिएक्शन अगर इधर एक्सोथर्मिक है तो उल्टी देखो, उल्टी वाली में क्या है? C + D को 40 हीट दे रहे हैं तब ये बन रही है। यानी कोई रिएक्शन अगर इधर एक्सोथर्मिक है ना, तो उल्टी वाली क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन चली, 40 जूल हीट बाहर निकली, और उस हीट से टेम्परेचर बढ़ने ही वाला था, क्योंकि ΔQ = mH Δθ होता है। हीट बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में बैकवर्ड रिएक्शन चल गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम आया हुआ है, तो वापस 40 जूल हीट को खा गई बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होगी, फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड क्या होगी? एक्सो। इधर 40 जूल हीट निकली, वापस आ गई, हीट निकली वापस आ गई। एक तरीके से हीट में भी कोई चेंज, तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज, तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर भी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, टेम्परेचर भी चेंज, और कलर भी नहीं चेंज होता। जैसे मेरी बात सुनिए, ये सब कलरलेस है, और मान लीजिए ये ब्लू कलर का है, तो शुरुआत में तो ब्लू कलर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि T = 0 पे होता ही नहीं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी इसकी मात्रा बढ़ेगी, तो ब्लू कलर की डार्कनेस बढ़ेगी। अब इक्विलिब्रियम तक मान लीजिए इसके 15-15 मोल आ गए, अब इसके 15 मोल के कारण जितना ब्लू कलर डार्क हो गया, अब तो इसकी मात्रा चेंज नहीं होगी, तो अब तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी चेंज, तो इक्विलिब्रियम पर जो भी एक कलर्ड सब्सटेंस है उसकी मात्रा भी फिक्स हो जाएगी, तो कलर की मात्रा भी क्या हो जाएगी? फिक्स। तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन के साथ साथ, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, उसके साथ साथ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ΔH, हीट में चेंज, ΔH, और आपका क्या बोलते हैं कलर इंटेंसिटी, ये सब चीजें भी क्या हो जाती? कांस्टेंट हो जाती। देखिए अगली प्रॉपर्टी, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर, ETC also become constant. ETC also become constant. ये सब चीजें क्या हो जाती है? ये सब चीजें कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर? अरे बोलो क्लियर है? तो ये सब इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। इक्विलिब्रियम पर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये सब चीजें कांस्टेंट हो जाती है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता।
आगे की चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के